पल जिनके करना चाहती हूँ दर्शन, जिनके हर पल करना चाहती हूँ दर्शन, जिनके चरणों में मिलता है मुझे मार्गदर्शन, ऐसे राज ऋषि, श्रमण संघीय सलाहकार, तपस्वी रत्न पूज्य गुरुदेव श्री जी सुमति प्रकाश जी महाराज साहब के पावन श्री चरणों में वंदना। गुरु भगवंत एवं गुरुनिसा के पावन श्री चरणों में वंदन। प्रभु महावीर के अनुयायीगण, आप सभी श्रावक श्राविकाओं को दया पालो। धर्म लाभ, शुभ संदेश, धर्म संदेश। दिल थाम कर बैठे थे कि आज वह घड़ी आ गई, दिल थाम कर बैठे थे कि आज वह घड़ी आ गई। गुरु राज ऋषि अनुष्ठान की वो घड़ी अब प्रारंभ हो गई, वो घड़ी अब प्रारंभ हो गई। जिस भूमि पर राजा हर्षवर्धन और राजा रंजीत सिंह ने राज्य किया, राजा रंजीत सिंह एक सक्षम कुशल राज्य चलाने वाले शासक, हर्षवर्धन राजा, उन्होंने भी बड़ी कुशलता से राज्य किया। और जिस राज्य पर, जिस भूमि पर उन्होंने राज्य किया, वह राज्य हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश बड़ा ही खूबसूरत आकर्षणीय राज्य। इस हिमाचल प्रदेश के अंदर 65% हिस्सा जंगलों से भरा हुआ है। और यहां पर घूमने पर पता चलता है कि चारों तरफ पहाड़ियां और हिमालय की चादर से घिरा हुआ ये राज्य है। यहाँ पर छुट्टियों के दौर में लोग छुट्टियां मनाने के लिए, घूमने फिरने के लिए जाते हैं, यहाँ के प्रकृति का आनंद लेने के लिए पहुंच जाते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की प्रकृति है ही ऐसी। तो वहाँ के लोग कितने सीधे साधे भोले भाले होंगे कि जो सात्विकता, जो वहाँ के निसर्ग वातावरण का आनंद लेते हैं, प्रसन्नता से जीवन बिताते हैं, तो उनका जीवन भी उसी प्रकार से सुजलाम सफलाम की तरह क्या कर जाता है, खिल जाता है, बन जाता है। ऐसे ही इस हिमाचल प्रदेश की राजधानी 2 शहरों में बटी हुई है। एक है शिमला, जो गर्मियों के दिनों में इस शिमला को राजधानी बना दिया जाता है, तो सर्दियों के दिनों में धर्मशाला जिले को हिमाचल प्रदेश की राजधानी कर दी जाती है। शिमला अपनी खूबसूरती के लिए माना जाता है, जाना जाता है कि शिमला में जाने के पश्चात लोग ऐसा महसूस करते हैं कि हम अपने देश में नहीं, देश के बाहर किसी और देश में पहुंच गए हैं। तो धर्मशाला अपने धार्मिक स्थलों के लिए और वहां के विभिन्न पर्यटक स्थल को देखा जाता है, जाना जाता है। ऐसे इस धर्मशाला जिले के अंदर एक चाव गांव नाम का एक छोटा सा कस्बा, और इस कस्बे में रहने वाले राजपूत परिवार, राणा परिवार की बात है। हवलदार ख्याल सिंह और जानकी बहन, जिनका गृहस्थी जीवन बड़ी अच्छी तरह से चल रहा है। खुशियों का समारोह है, कुछ कार्यक्रम चल रहा है, कुछ त्योहार, तीज त्योहार का आनंद चल रहा है। घर के अंदर सभी अपने काम में व्यस्त हैं। एक बार देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश हमारे इस भारत देश के इसमें शिक्षित तौर पर, साक्षरता के तौर पर 11वें नंबर पर जाना जाता है। और यहाँ के कई लोग बड़े सीधे साधे भोले भाले होने के कारण से यहाँ पर भ्रष्टाचार बहुत कम है, और शिक्षितता के कारण, साक्षरता के कारण, भ्रष्टाचार की कमी होने के कारण यहाँ पे गरीब लोग भी क्या है, बहुत कम नजर आते हैं। माने कि कहने का मतलब यही होगा कि सारे अपने अपने काम में व्यस्त, संपन्नता की दृष्टि से संपन्न, इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश के लोग अपने जीवन शैली को बड़ा सात्विक रूप से बनाकर रखे हुए हैं। अब यह भी गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब के साथ हमारा महाराष्ट्र से गुजरात की ओर विहार हुआ, और इस दौर पर हमने सापुतारा से वाजदा की यात्रा सफर विहार किया। और जो सापुतारा से वाजदा का हमने रास्ता तय किया, वो 65 किलोमीटर का रास्ता, पूरे पहाड़ी इलाकों का रास्ता। ऐसे इस
पहाड़ियों के रास्ते से हमने जब विहार किया, उस दौर से गुजरे, तो वहाँ के लोगों से मिले जुले, तो उनकी जीवन शैली देखी, बड़ी अपने अपने आप में रहने की उनकी जीवन शैली, किसी के लेने में नहीं, किसी के देने में नहीं, अपना काम किया, अपने काम से काम रखना, अपने काम से मतलब, किसी ने कुछ पूछ लिया तो उनसे बात कर ली, किसी ने कुछ कह दिया तो उनको जरा सहयोग कर दिया, सहयोग की भावना वाले ये लोग। ऐसे यहाँ पर हमने जो एक अनुभूति की इस पहाड़ी इलाकों के अंदर रहने वाले लोगों को, तो इस पर से अंदाजा लगा सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश भी तो पहाड़ियों का राज्य है। पहाड़ियों के उस इलाके के अंदर लोग भी ऐसे ही भद्रिक लोग होंगे, सरल स्वभावी लोग होंगे। तो वो ख्याल सिंह जी राणा का परिवार, वह भी बड़ा सात्विक परिवार, बड़े अच्छी तरह से उनका रहन सहन सब कुछ चल रहा है। यहाँ के जो घर होते हैं, ये उस जमाने में मिट्टी के घर हुआ करते थे, लेकिन छत पर सलटे लगाना जरूर लगाते थे। सलोटों की छत बनाई जाती थी, और आज भी वो सलोटों की छत क्या की जाती है, देखी जाती है। यहाँ घर के अंदर बहनें अपने सिर पर पल्लू लेना अपना धर्म मानती है। बिना पल्लू से वो यहाँ की बहनें क्या करती, रहती नहीं। और इनके घर के बाहर अपने कुल देवता का एक मंदिर होता है, जहाँ पर कोई भी घर से बाहर निकले, चाहे घर का छोटा बच्चा हो या बड़ा हो, वो कुलदेवी के उस कुल देवता के दर्शन किए बिना कहीं काम पर या बाहर नहीं जाते। आज घर के अंदर पकवान बने हुए हैं, मिष्ठान बने हुए, पतरोड़े, जो अरबी के पत्तों से जो पकोड़े बनाए जाते हैं, वो प्रसिद्ध वहाँ की चीज पतरोड़े आज घर में बने हुए हैं। और सिहालू, मीठू और भी चीज़ें बनी हुई है। साथ में वहाँ पर गेहूं को भिगाकर जो सीरा बनाया जाता है, वो सीरा भी घर में बना हुआ है। और अब दोपहर का समय होने वाला है। ख्याल सिंह जी, जो कि एक जाने माने उस चाव गांव के हवलदार है, वो घर पर आए हैं भोजन करने के लिए, खाना खाने के लिए। बहनें भी अपना रसोई घर में काम पूर्ण करके निपट चुकी है, और वो भी तैयार हो चुकी है कि अब आए और हम क्या कर दे, परोस दे। माँ ने आवाज लगाई, कुलदीप, ओ कुलदीप, चलो आ जाओ, खाना खाने के लिए आ जाओ, पिताजी आ गए हैं। इस प्रकार से कहा, परंतु कहाँ कुलदीप की आवाज आ रही है। पिताजी स्वयं उसे देखने के लिए गए, इधर देखा उधर देखा, परंतु कुलदीप कहीं नजर नहीं आए। जहां वो खेल कूद में मस्त रहता है अपने साथियों के साथ, वहां गए, वहां पर पूछा, देखा कुलदीप कहाँ है। बोले नहीं पता। बच्चों ने कहा कि हमें नहीं पता। जहां जहां वो जाता था वहां पर पिताजी ने जा जाकर देखा, छानबीन की, पता लगाया कि कुलदीप गया कहाँ है। छोटा सा कस्बा था, 4-5 जगह देखने पर सभी लोग सहयोग करने लग गए कि कुलदीप कहाँ है, देखे, इधर देखने लगे, उधर देखने लगे, परंतु कुलदीप की कहीं नजर ही नहीं आए, छवि दिखाई नहीं दे। माँ भी, जानकी माँ भी अपनी घर की खिड़कियों से आवाज लगाने लगी, कुलदीप, ओ बेटा कुलदीप, आ जाओ, आज घर में तुम्हारे मनपसंद खाना बना है। इस प्रकार से आवाज लगाने लगी। कुलदीप की कोई आवाज नहीं। थोड़ा सा माँ के चेहरे पर अब पसीना पसीना आने लगा, आंखें भर आने लगी कि कुलदीप, मेरा लाडला, मेरा आंखों का तारा कहाँ चला गया। इधर देखे उधर देखे, परंतु माँ भी अब थोड़ी सी क्या हो गई, बावरी सी हो गई, माँ को भी दिखाई देने नहीं लगा। पिताजी 4-5 जगह देखकर, ख्याल से जी 4-5 जगह देख ढूंढ कर आए, कुछ पता नहीं चला, समझ में नहीं आया ये क्या हो गया। एकदम ढीले पड़ गए कि कहाँ जाए, किस प्रकार से ढूंढे कुलदीप को। तभी जानकी की सखी, जानकी बहन की सखी ललिता आई, जो उनकी बहुत अच्छी सहेली थी। जब गर्भ में कुलदीप आया नहीं था, तब ये दोनों सखियां आपस में मिलती थी, बैठती थी, और इस प्रकार से इनका दोस्ताना, इनकी मित्रता इस प्रकार से थी कि एक दूसरे के बिना रहती नहीं थी, और जब कभी भी मिलती थी तो घंटों अपनी बातें क्या करती थी, एक दूसरों से बतलाती थी। ऐसे ही एक बार दोनों ने मिलकर कहीं खेतों में, खलिहानों में घूम रहे थे, और एक जगह पर बैठकर बातचीत की। कैसे है तुम्हारा ससुराल, कैसा है, किस प्रकार से चल रहा है, इस प्रकार से जानकी से पूछा ललिता ने। जानकी ने भी अपना सब कुछ ससुराल की बात बतलाई, और ललिता ने भी अपने ससुराल की बात कही। इस प्रकार से दोनों एक दूसरे से बात करते करते दोनों कह पड़ी, सखी नहीं हो तुम, मेरी पहली आस हो तुम।
सखी नहीं तुम मेरी पहली आस हो तुम, रिश्तों में नहीं मेरे विश्वास में हो तुम, रिश्तों में नहीं मेरे विश्वास में हो तुम, हर खुशी हर गम के मंजर की साथी हो तुम, हर खुशी हर गम के मंजर की साथी हो तुम। इस प्रकार से दोनों सखियां वार्तालाप कर रही है। ललिता ने कहा कि हमारी ये जो मित्रता की गहराई है, इस मित्रता को हम भविष्य में क्या इस रिश्ते में बदल सकते हैं? तो आगे जानकी ने बड़े ही एक स्मित हास्य देते हुए कहा कि क्यों नहीं, लेकिन इसके लिए क्या कुछ युक्ति भी सोची है? तो बोले हाँ सोचिए ना, भविष्य में हम दोनों भी माएँ बनने वाली है, तो क्या अगर हमें एक लड़का और एक लड़की हो जाए तो क्या हम दोनों समधन बन सकते हैं? क्या हम दोनों उन दोनों का ब्याह रचाकर हम दोनों रिश्ते में जुड़ सकते हैं? इस प्रकार से दोनों ने बात रखी, ललिता ने बात रखी, जानकी बहन ने श्रवण किया और सुनने के पश्चात वह भी खुश हुई, आनंदित हुई, प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा कि बात पक्की रही, वादा रहा कि अगर ऐसा कुछ हुआ, मुझे लड़का या तुम्हें लड़का हुआ और मुझे एक लड़की या तुम्हें लड़की हुई, तो हम दोनों का क्या कर देंगे, ब्याह रचा देंगे और हम क्या करेंगे, रिश्तों में बंध जाएंगे। इससे हमारा यह सखीपना, ये जो मित्रता है, ये मित्रता हमारी और गहरी हो जाएगी, हम रिश्ते में बंध जाएंगे। समय आने पर दोनों माए बनी। जानकी बहन को राजकुमार सा एक सुंदर सलोना बालक, जिसका 11वें दिन गुंतर नाम की पूजा करके उसका स्वागत किया गया। यह गुंतर पूजा जिसमें गौ माँ की पूजा करते हैं और बालक को गौमूत्र क्या करते, चटाते हैं। यह गुंतर पूजा करते हुए बालक का स्वागत किया गया और इसका नाम रखा गया कुलदीप। और इधर ललिता को भी कन्या हुई और उस कन्या का भी नामकरण हुआ, इसी प्रकार से स्वागत हुआ। अब इधर घर पर अफरा तफरी मची हुई है कि बेटा कहाँ खो गया, कहाँ गया मेरा लाल, कहाँ गया मेरा आंखों का तारा। सखी आई, सखी से ललिता से लिपट कर जानकी बहन रो पड़ी कि मेरा लाल, मेरा आंखों का तारा कहाँ चला गया, देखो ना ललिता, ढूंढो ना मेरे साथ। ललिता भी ढूंढने लगी और माँ की आंखों से सहज अश्रुधारा बहने लगी और मुंह से स्वर फूट गए, मेरा शाम सलोना काना तू गया रे कहाँ, तू गया रे कहाँ। ख्याल सिए जी ठंडे होकर घर पर लौट आए, कुछ भी समझ नहीं आया। दोपहर से लेकर शाम तक का समय निकल गया, परंतु कुछ पता नहीं चला कि कुलदीप कहाँ गया, कहाँ चला गया कुलदीप। अभी माँ दीवार का सहारा लेकर बैठ गई है, आंखों की टकटकी लगाकर बैठी है कि मेरा लाल, जहां देखती है उसे कुलदीप ही कुलदीप नजर आता है। कहीं भी देखो एकदम बावली सी हो चुकी है। अब इस बावली माँ जो अपने लाल के लिए तड़पती निगाहों से देख रही है कि मेरा बेटा कहाँ होगा, किस हाल में होगा। अभी वो इतना छोटा है, 8-9 साल की उम्र का है, ऐसे इसमें उसे कौन उठा ले गया। उसे तो ठीक से पता भी नहीं कि हम कहाँ रहते हैं, कौन सा हमारा जिला है, कौन सा हमारा तहसील है। उसे कौन उठा कर ले गया, कैसे वो आएगा, ऐसे कैसे खो गया, ऐसे कैसे लापता हो गया। ये थी ख्यालसिया परिवार की एक झांकी जो आज हमने देखी, कैसे उनका जन्म हुआ और आज वो इस मंजर पर पहुंच चुके हैं कि आज कुलदीप खो चुका है। अब ये कुलदीप कैसे मिलेगा, क्या होगा, ये जानने के लिए, ये पता लगाने के लिए आपको जुड़े रहना होगा सरित सुगंधा इस चैनल से। तभी आपको आगे की बात पता चलेगी कि आगे क्या हुआ, किस प्रकार से कुलदीप कहाँ गया, क्या हुआ, वो सब कुछ जानकारी मिलेगी। क्या माँ की टकटकी लगी हुई है, क्या माँ को उस कुलदीप की छवि देखने को मिलेगी या क्या होगा, ये जानने के लिए जरूर हमारे साथ जुड़े रहेंगे। इन्हीं भाव के साथ ओम शांति।